चिल्ड्रन रिसर्च यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात और ICHR के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में जिनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, ऐसे गुरु आचार्य PS जोशी जी, डॉक्टर VD ढीला जी, डॉक्टर जिग्नेश पटेल जी और हमारे मित्र डॉक्टर राजेश चौहान जी अभी दूसरे और तीसरे सत्र में शालेय शिक्षा और उच्च शिक्षा के विषय में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हेड प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा जी का मार्गदर्शन में प्राप्त होगा और चंडीगढ़ से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पधारे आचार्य प्रशांत गौरव जी शालेय शिक्षा के समस्या के विषय में बात करेंगे। आज और कल 2 दिन हम लोग मिलकर के इस पर एक गंभीर चर्चा करेंगे। मैं प्रचारक हूँ और जो आप लोग करते हैं उसका मैं प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं विद्वान नहीं हूँ। ये सेमिनार 500 करते हैं तो मैं नहीं करता हूँ, आप लोग करते हैं, मैं जाता हूँ। तो सेमिनार कराने का ढंग आ गया है, लेकिन मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, विद्वान हूँ। दीदी ने और आगे पढ़ाई होती तो बोलना भूल जाता है क्या बोलना। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तब सोल्यूशन के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। एकदा उन्हें सर्वे सर्वलोके हितैषिणः। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है सोसाइटी में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, मानवता के प्रति, तो विद्वान इकट्ठा होते हैं। पहले ऋषि और मुनि के रूप में होते थे, आज आचार्य के रूप में, शोधार्थी के रूप में। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जिसके कारण ये विषय आया है। अब इसके लिए हम बैठे। जोशी जी चिल्ड्रन साइकोलॉजी के विद्वान हैं, वो विशेष रूप से बताएंगे हम लोगों को, वो बताते होंगे लगातार। देखिए प्रॉब्लम आया कहाँ से, तो हमारे वहाँ कहा कि रूट को खोजना। एक कहानी है कि एक सुनार परिवार का थे, बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास थी और बहुत परिवार भी बड़ा था और बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था, सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का। तो ख्याति हुई तो डकैतों ने उनके ऊपर दृष्टि ला गई और उनके यहाँ डकैती बढ़ गई। तो डकैती बढ़ गई तो पूरे घर भर को, पूरे घर के सबको डकैतों ने मार डाला और सारी संपत्ति लूट ले गए। लेकिन ये जो प्रारंभ किए थे बिजनेस, वो ओल्ड मैन थे, बुजुर्ग थे, तो उनको छोड़ दिया। और एक लड़का अमेरिका में MBA कर रहा था और परिवार का, वो बच गया। तो ये MBA करने वाला लड़का आया घर पे, जब सुना तो आके बहुत रोने लगा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि बेटा, जिस प्रॉपर्टी के माध्यम से कोई सिंबल जिसको लाभ कहते हैं, उस प्राइमरी वेल्थ के नाम से जो के द्वारा जो इतना बड़ा बिजनेस हमारा बढ़ा था, वह हमारे पास है। मैं तुमको दे दूंगा और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, तुम MBA करके आए हो तो इसको बिजनेस को बहुत बढ़ा दोगे। तो उसने कहा जल्दी दीजिए। जल्दी रहता है ना पढ़ा लिखा लोग। तो दादा ने कहा कि अभी दिन है, अभी देंगे तो फिर डकैत चुरा लेंगे तुमसे, छीन लेंगे, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो जाए। तो अंधेरा हुआ तो उन्होंने अपने अंडी में उसको बांधा था और उसको खोलने लगे तो हाथ से गिर गया तो जल्दी जल्दी उसको खोजने लगे, पूरा अंधेरा था। तो MBA की लड़के ने बताया कि आप इंडियंस की समस्या है, अंधेरे में क्या मिलेगा, स्ट्रीट लाइट में खोजिए। तो दादा कैसे बताएं कि जहाँ गायब हुआ है वहीं मिलेगा। हमारी समस्या यह है कि जो प्रॉब्लम आता है हम उनको स्ट्रीट लाइट में खोजते हैं, हम उसको ब्रिटेन में खोजते हैं, फ्रांस में खोजते हैं, US में खोजते हैं और वहाँ के विद्वानों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये समस्याएं खड़ी हो गई। उन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से, NCERT के माध्यम से, LOCF के माध्यम से, विभिन्न इंस्टीट्यूट के माध्यम से
भारत की शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो सके और भारत की शिक्षा भारतीय शिक्षा के आधार पर हो। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति 2020 की बनी उसको केवल भारतीय शिक्षा नीति नहीं कही गई, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कही गई। पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें राष्ट्र का व्यवस्था थी। मेरी पीएचडी जिसा बताया गया मालवीय जी पर है। मालवीय जी कहते थे दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम और मन लगाकर विद्या पढ़ो, पूरे होंगे काम। ये हम नहीं समझते, हमने साउंड बॉडी, माइंड इज साउंड बॉडी। तो हम जाकर के और उसमें जिम में पेट और पैर ठीक करते हैं, लेकिन दूध नहीं पीते। वहाँ जाकर के कुछ लोशन पीते हैं और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। तो जो मूल अवधारणा हमारी है वह है कि हम मालवीय जी कहते हैं कि पाठशाला तब पूरी होती है जब वहाँ गौशाला हो, मल्लशाला हो, यज्ञशाला हो और पाठशाला हो। तो पाठशाला की पूरी कॉन्सेप्ट बनकर तैयार होता है। और इसीलिए जो दूध पिएगा, कसरत करेगा तो उसकी पढ़ाई में मन लगेगी और आध्यात्मिक इनपुट उसके अंदर जब आएगा तो जैसे अभी सर के पीछे मोदी जी का एक विषय, एक लाइन लिखी हुई है, उसको सबको अपने डायरेक्ट लिख लेना चाहिए कि कैसे हमको करना क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और नैतिक रूप से हम बच्चों को तैयार कैसे करते हैं। ऐसे मालवीय जी ने कहा था कि इस प्रकार शिक्षा को एक नया दिशा देने की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी एक भी घटना है। वो घटना ये है कि अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो बिजनेस की दृष्टि से आए, लेकिन उनको लगा कि ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत अच्छा जगह है। सब लोग हिंदी समझते हैं ना, मैं गुजराती नहीं समझता। तो ये कॉलोनी बनाने का अच्छा जगह है। अंग्रेजों को लगा कि यहाँ लेबर भी सस्ता है, रॉ मेटेरियल सस्ता है और मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको स्थायी कॉलोनी बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 1813 में चार्टर एक्ट लाया और चार्टर एक्ट में चर्चा हुई कि कॉलोनी कैसे एस्टेब्लिश हो सकती है और भारत को रहने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, रहने के लिए अमेरिका बनाया और वहाँ के सारे कानून, वहाँ की सड़कें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का बनाया। हमारे यहाँ शोषण करने के लिए, जहाँ जहाँ जंगल थे तहाँ तहाँ रेल लाइन बसाया, जहाँ जहाँ गन्ना था वहाँ पर बसाया। कैसे शोषण किया जाए देश का, लेबर का भी और वेल्थ का भी और माइंड का। तो उन्होंने एक 1813 में चार्टर बनाया और शायद 1820 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में पहली बार पब्लिकेशन और उन लोगों ने किया। और जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए मनुस्मृति बनाई होगी, लिखी होगी, तो उसमें क्या लिखा होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। फिर भी उसको पढ़ करके कुछ लोग गाली देते हैं और कुछ बवाल खड़ा करते हैं, लेकिन उससे उनका समस्या समाधान नहीं हुआ। तो फिर 1833 में दूसरा चार्टर आया और दूसरे चार्टर में उन्होंने करते हुए निकले कि यहाँ की जो विश्वास की परंपरा है, जो फेथ है, माँ कहती है कि पिता है तो पिता है, आचार्य देवो भव, आचार्य का पैर छूने से ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। अगर मन के मुकुर गंदा हो गया है, मन का शीशा गंदा हो गया है, तो अपने आप को हम देख नहीं पाते। और जब तक हम अपने आप को नहीं देख पाते, आप शिक्षा के लोग हैं, जब तक हम प्राइमरी नॉलेज को नहीं देख पाते, जब तक हम अपने को नहीं जान पाते कि मैं क्या जानता हूँ, तो बच्चों क्या पढ़ेंगे। तो प्राथमिकता यह है कि अपने को जाने कि मेरी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी बिल्ड कैसे होगी, कैसे बढ़ेगी, वो पहला प्रश्न खड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। श्री गुरु के चरणों का जो धूल है वही एकमात्र केमिकल है जो अपने मन के मलिनता को साफ कर सकता है। अहंकार शून्य जब हम होंगे तभी हम कुछ ले पाएंगे, तभी हम वैकेंट हो पाएंगे। नहीं वैकेंट नहीं है अगर, तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे, ऊपर से आएगा। और लेक्चर पद्धति जो हमारी शिक्षा की सबसे खराब पद्धति है दुनिया की, वो लेक्चर पद्धति के आधार पर बच्चे आते हैं, टीचर बैठते हैं, लेक्चर देते हैं और पीछे वो अपना मोबाइल से गेम खेलते रहते हैं और बाद में जल्दी खत्म हो देखते रहते हैं कि 1 मिनट बचा अभी टीचर का। टीचर भी अपना काम करता है करता। तो इस प्रकार से जो विश्वास की पद्धति थी, उस विश्वास की पद्धति को अपनाने के लिए
गुरुदेव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ऐसे देवताओं का जो देने वाला है, जो देता ही देता है वो देवता है। ऐसा आचार्य अपने जीवन में सारी पढ़ाई करके, सब अध्ययन करके, सारे रिसर्च करके अपने बच्चों को, विद्यार्थियों के झोले में उड़े हुए हैं। तो उनको लगा कि यह परंपरा जब तक रहेगी, ये पुरोहित गांव में होता है और पुरोहित कहता है कि 6:16:17 पर सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय उसी समय होता है। पता ना कौन सा टेलीपैथी उसके पास है, भगवान से कौन सा वो फोन करके पूछता है कब आप उदित होंगे, चंद्रमा कब उदित होंगे, शुक्र कब उदित होंगे, मंगल कब उदित होंगे, ग्रहण लगेगा। इसको बिना प्रश्न किए देश भर के लोग आंख बंद करके मानते हैं। आज अमावस्या है, उसके लिए कोई भी प्रचार नहीं, 1 पैसे का विज्ञापन नहीं, और कई करोड़ लोग प्रयागराज हो गए बिना विज्ञापन। तो यह जो फेथ है, विश्वास है, इसको तोड़ना। और विश्वास कैसे होता है? विश्वास होता है इतिहास से। ऐसा हुआ था, इसलिए यह है। तो इसलिए इतिहास को पहले विकृत किया जाए, इतिहास को डिस्टॉर्ट किया जाए। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, तो इंद्रेश जी थे, मैं था, तो इंद्रेश जी बोल के चले गए। बाद में मैं पकड़ गया और वो पत्रकार को पकड़ लिए, वो कहे कि गड़े मुद्दे के उखाड़ते हैं आप लोग, कंप्यूटर सिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, इतिहास में क्या लिखा है, इतिहास में क्या रखा है। और मेरे पास कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि पत्रकार, इसमें कोई पत्रकार नहीं है। जब कोई काम नहीं मिलता है तो पत्रकार होता है। तो मुझे मालूम था कि वो कितने डेप्थ में है, तो उनको उसी भाषा में समझाना पड़ा। तो मैंने कहा उनसे कि आपकी शादी हो गई है? तो उनका शादी हो गई है। उन्होंने कहा आपकी पत्नी अगर भूल जाए कि शादी हुई थी तो इतिहास की बात है, 10-15 साल पहले हुआ था। अगर पत्नी भूल जाए या आप भूल जाए शादी हुई थी किसी और कहाँ हुई थी, तो क्या मजाक करते हैं हम, मान लो कि उनको दस्तावेज नहीं है, ऐसा छोड़ो आप किस पेपर के हैं, तो कहा जी नहीं मिला, हमें कोई कार्ड वगैरह है आपका? कब मिला था? 15 साल पहले मिला। और ये गायब हो जाए तो भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो बिना इतिहास का जीवन नहीं चल सकता। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर भी केस हिस्ट्री पूछता है, पुलिस में जाएंगे पुलिस भी केस हिस्ट्री पूछता है, आप इंटरव्यू देने आएंगे तभी आपकी केस हिस्ट्री पूछी जाती है, IT का पास किया, इंटर का पास किया, BA का पास किया, कितने कितने। बिना इतिहास के काम चलेगा नहीं। यहाँ तक जो पिछला पैर हमारा है वो इतिहास है। जितना कॉन्फिडेंस से पिछला पैर रहेगा, उतने कॉन्फिडेंस से अगला पैर हम रख पाएंगे। अगर पिछला पैर लड़खड़ाएगा तो अगला पैर हम नहीं रख सकते। यहाँ तक श्वास और प्रश्वास भी इतिहास है। अगर श्वास प्रश्वास में कंटिन्यूटी है तो जीवन है, और दोनों ब्रेक हो गया इतिहास और वर्तमान में, तो भविष्य। जय सीताराम। इतना इम्पोर्टेंट है इतिहास जीवन के लिए। उस इतिहास को अंग्रेजों ने एक कथा कहानी के रूप में, मिस्ट्री के रूप में हमारे सामने पेश किया, और उन्होंने 2-3 फाइंडिंग दी। वो फाइंडिंग दी, एक तो फाइंडिंग दी कि इस देश के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, सांप सपेरों का देश है, टोना टोटका का देश है, अंधविश्वास का देश है। फिर उनको लगा कि तो वेद है, यहाँ पुराण है, यहाँ इतने खगोल के जानकार हैं, इतने ज्योतिषी हैं, ये सब कौन है? तो उनको काउंटर निकालना पड़ा। कहा नहीं नहीं, ये जो हैं होशियार लोग, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, वो मध्य एशिया से आए हैं, वो आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आए तो जो अनार्य थे उनको मार के भगा दिए और अपने राज करने लगे। आर्य किस रास्ते से आए, किस देश से आए, कौन नदी पार किए, कौन से साधन से आए, इसका कुछ भी प्रमाण नहीं उनके पास, लेकिन आए बाहर से। तो एक उन्होंने विषय हमारे सामने छोड़ दिया और पूरे देश को बांटने का प्रयास किया, आर्य और अनार्य करके, आर्य और तरंग करके, और देश हमारा बटा। और उसके बाद उन्होंने दूसरी फाइंडिंग दी कि उनको लगा कि सरस्वती नदी का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक आर्यों का अस्तित्व रहेगा, तो आर्यों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए सरस्वती नदी का अस्तित्व समाप्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी कोई थी ही नहीं, वो तो ऐसे बरसाती नदी थी, बहने वाली थी, इसलिए उसके विषय में वो सीधेपुर आए नहीं थे। सीधेपुर आते और वहाँ घाट देखते, पार्वती का घाट देखते, लाल हनुमानगढ़ और काली गंगा, पीली गंगा देखते, तो देखे ही नहीं, उनको देखना भी नहीं था, और उन्होंने झुटला दिया और
आगे उन्होंने कहा कि इतिहास में उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो डायनेस्टी किसके पास थी? हमारे पास थी। 500 से 700 राजा हमारे देश में, सब स्वतंत्र थे, सबकी अपनी सेना थी, सबके अपने सिक्के थे। केवल इतना ही था कि वो राजा कश्मीर के जल लेकर के रामेश्वरम जाते थे, और रामेश्वरम के राजा जल लेकर के शंकराचार्य मंदिर जाते थे और केदारनाथ जाते थे। ये सांस्कृतिक एकता हमारे देश में थी। हिंदू हैं हम, ये बात थी। हम भारतीय हैं, हमारी एक सिद्धांत है, हमारा एक मोटिव है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये हमारा मोटिव है। परित्राणाय साधूनाम, इस तरह का हमारा मोटिव है। मातृवत प्रदाय सुप्रदय विश्वलोकपति, इस प्रकार का हमारा मोटिव है। ये सब मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता था। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ सत्ता परिवर्तन होगा वही इतिहास का अंग होगा। सत्ता हमारे पास थी, जहाँ जहाँ हमारे राजा हारे वो इतिहास का अंग हो गया, और जहाँ जहाँ हमारे राजा जीते वो इतिहास से बाहर हो गए। तो इतिहास कैसा बना? इतिहास बना कि भारत के लोग मूर्ख हैं, सांप सपेरों का देश है, अंधविश्वास का देश है, और जो यहाँ कुछ पढ़े लिखे और ज्ञानवान लोग हैं वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से है। दूसरा क्या फाइंडिंग बनी कि सरस्वती नदी नहीं थी, इसीलिए वेद कोई ग्रंथ नहीं है, ये गलरियों का गीत है। जो बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले लोग जो गीत गाते थे उसी का संग्रह, कि उनको समझ में नहीं आया फिर। और वो ठंग एक सूत्र है, तो उनके समझ में आदि बाहर है, वो नहीं कर सकते उसको। भाग्य मैक्स मुलर भी अपने अपने हिसाब से कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैक्स मुलर का ऑक्सफोर्ड का, ऑक्स बना होता है बैल, फोर्ड होता है पार, तो जहाँ गाय पार करती है उसको बैतरणी कहा जाता है, बैतरणी नदी। और ऑक्सफोर्ड जाकर उसको कहा कि यहीं से ये भारतीय शिक्षा प्राप्त करके ही मोक्ष को मुक्ति मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार का इतिहास का एक जन्म हुआ कि जहाँ जहाँ हम हारे, तो ये देश हारे वालों लोगों का, पराजितों का, सांप सपेरों का, बाहर से आए हुए सभ्यता के द्वारा बनाया हुआ इस प्रकार का एक बहुत ही अपमानित देश के रूप में इस देश को स्थापित किया गया, और उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इंडिया मतलब होता है, जो रेड इंडियन कहते हैं ना अमेरिका को, रेड इंडियन, जो अविकसित लोग हैं। ये भारत का लोग आ गए तो दो नाम इसके हो गए, 3 नाम हो गए। इंडिया लैटिन भारत भी उनको कहना पड़ा बाद में। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हमको इस पर काम किया जाए। लेकिन भारत भारत है, भारत देवताओं का देश है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसीलिए हमने कभी स्वीकार नहीं किया। भले क्लास में पढ़े और पढ़कर तो पास हुए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया। लिखा पढ़ा और पास भी हो गए। आर्य बाहर से आए थे, देश ने स्वीकार नहीं किया, हमारे विद्यार्थियों ने स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े प्रोफेसर को स्वीकार कर लिए, जिनको दारू पीने को मिल जाता था, पैसा मिल जाता था, ऐसे लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आम जनता देश से स्वीकार नहीं की कि आर्य कोई बाहर है। सरस्वती नदी नहीं थी, ये लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये देश सांप सपेरों का देश है, यह देश ने स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे प्रोटेक्शन का। हमने जो प्रतिरोध किया, वैचारिक प्रतिरोध, उसका परिणाम है कि आज भी हमारा इतिहास धूमिल ही है, रात पड़ा हुआ था, वो अभी भी बचा हुआ है। यह समान जब अच्छी परिस्थिति आई है, सरकार के भी कुछ सहयोग मिले हैं, कुछ मोदी इफेक्ट भी है और कुछ युग का परिवर्तन भी है। और उसके कारण से हमारे पास जो प्रोफेसर आते थे 2014 के बाद और कहते थे मैं आपका ही काम करूंगा, लेकिन आपके झंडे के नीचे नहीं आऊँगा। अब हमारा झंडा लेकर हमसे आगे चलते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया। 1151 के तराइन का युद्ध इतिहास काम के नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को जीत गए। 1192 के तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं, वो इतिहास का है। ऐसे षड्यंत्र चला, ऐसे षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और उसमें अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म की बात है, टर्म ऐसे बिगड़े इतिहास के जो परिभाषित शब्द हैं उसको हम लोगों ने उसी प्रकार से प्रयोग किया।
चित्रकूट में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक राष्ट्रवादी इतिहासकार, बड़े पुराने इतिहासकार, हमारे इलाहाबाद के बड़े स्थापित हो गए द्विवेदी, आनंद द्विवेदी, उनको राष्ट्र पर बोलना था, राष्ट्र और इतिहास पर। तो राष्ट्र को उन्होंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से राष्ट्र का शब्द का उद्भव और विकास हुआ। बाद में मुझे बोलना था, तो मैंने कहा गुरु जी क्षमा करेंगे, अगर राष्ट्र का उद्भव और विकास फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ तो फिर अहम राष्ट्रीय संगमनी जो ऋग्वेद कहता है वो कौन सा राष्ट्र है? चाणक्य का कौन सा राष्ट्र है? अशोक का कौन सा राष्ट्र है? किस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हो रहा है? ये राशियों किस प्रकार से? तो वो खड़े हुए बाद में कहे, मैं और बोलना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि हमारी जो सीडी है वो घिस गई, क्योंकि 30 साल तक मैं पढ़ा हूँ, 30 साल पढ़ाया, तो वो अब नया शब्द हमारे सीडी पर चढ़ नहीं पाएगी। हम तो मरने वाले हैं, लेकिन आवश्यकता है कि ऐसे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में, इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में ये युवा इतिहासकार हैं, ऐसे युवा इतिहासकारों के माध्यम से उनकी सीडी अभी घिसी नहीं है, अब तो पेन ड्राइव आ गया है, इसलिए वो चेंजेज हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा सकता है। राजेश जी हमारे युवा इतिहासकार के राष्ट्रीय टोली के सदस्य हैं, और इस प्रकार प्रदेश में इस काम को हम लोग करते जा रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, और उन प्रयासों के माध्यम से जब सरकार आई तो एनसीईआरटी के लोगों ने संपर्क किया कि इतिहास संकलन किसमें क्या कर रहा है और इतिहास संकलन से क्या है कर सकता है। तो इतिहास संकलन में बहुत सारा काम किया, और ऐसे कामों के आधार पर अपने लोग कुछ लगाए गए वहाँ। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं 2-3 दर्जन, वो वही हैं जो पहले से, उनको टर्म पर बहुत समस्या है। 1857 का विद्रोह ही लिखा जाना चाहिए, उसको चेंज करना ठीक नहीं है। चाहे जितना उनको समझाइए, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो विद्रोह नहीं था, विद्रोह का टर्म अलग होता है। अब नवीन चंद्रा ने लिखा भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी लिखा, ट्रेडिस्ट लिखा, पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, अभी चेंज हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजों की भाषा थी। जो हमारे इतिहास को देखने की दृष्टि थी वो यूरोसेंट्रिक हो गई। जो भारत की दृष्टि से हम भारत के इतिहास को देखते थे, वह भारत की दृष्टि से न देखकर हम यूरोप की दृष्टि देखना शुरू किए। इसीलिए जितने आंदोलन हुए, संतों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, विद्यार्थियों का आंदोलन, आचार्यों का आंदोलन, पुजारियों का आंदोलन, सतनामियों का आंदोलन, कुका का आंदोलन, 1857 का आंदोलन, इस सबको उन्होंने विद्रोह कहा, और वही विद्रोह हमारे दिमाग में रटा हुआ है, हम आज तक वही पढ़ते आ रहे हैं। इस एक विद्रोह शब्द जैसे 1000 शब्द है, जिसको चेंज करने में एनसीईआरटी में हमारे बैठे हुए हैं कुमार जी, इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है इग्नू का सिलेबस। इग्नू में 25 लाख बच्चे पढ़ते, सवा कितना पढ़ते हैं? 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 50 लाख बच्चों के सामने यही सब जाता था, यही सब पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने पूरा आमूल चूल परिवर्तन उसका किया है। परिवर्तन करने का मतलब ये नहीं कि हम अकबर का नाम कुछ और रख देंगे, बाबर का नाम कुछ और रख देंगे, महाराणा प्रताप का नाम कुछ और रख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम तो नाम वही रहेगा, लेकिन जो सही है और सही सबूतों पर आधारित है, ऐसे नामों के आधार पर हम उस इतिहास को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रोफेसर शिवाजी सिंह के सामने जब समस्या आई कि आर्यन प्रॉब्लम पर क्या कर सकते हैं हम, तो शिवाजी सिंह ने कहा कि वेद में अल्पप्राण महाप्राण करके 2 शब्द आते हैं, जो संस्कृत वाले होंगे जानते होंगे। अल्पप्राण महाप्राण का प्रयोग दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, केवल भारत में हुआ। तो अल्पप्राण महाप्राण की जानकारी अगर आर्यों को होती है, हमारे बाहर से आए होते तो बाहर भी अल्पप्राण महाप्राण का प्रयोग किया। इससे सिद्ध होता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के थे, और उन्होंने अल्पप्राण महाप्राण का और केवला द्विधाया व ल का 18 भाग में डिवीजन यहाँ हुआ है। वैदिक संस्कृत की बात यहाँ हुई है, उवाच शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे साहित्य के आधार पर फिर हमने पूछा कि अगर आए आर्य दुनिया किसी कोने से, तो किस रास्ते से आए? कहाँ? मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया कहाँ? बहुत बड़ा मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट तो बहुत बड़ा है। कहाँ से आए, किस रास्ते आए? पूर्णिमा जोशी कहते थे कि पता चल जाता कि किस रास्ते किस घाट उतरे थे, तो कम से कम उस मिट्टी को मैं सिर्फ लगाया था, कोई इतिहासकार बता दे। ऐसे कपोल कल्पनाओं के आधार पर भारत के जमीन को, भारत के महापुरुषों को
भारत के इतिहास को अपमानित करने का प्रयास किया। इस पर काम हुआ और आज यह लॉजिकल एंड तक पहुंच गया है कि यार कोई बाहर से नहीं आया। सरस्वती नदी का तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि इसका रिजॉर्ट निकल गया, 17 किलोमीटर सड़कें प्रवाहित हो गई है हरियाणा, और कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ से होते हुए और गुजरात में विदिशन में आकर के समुद्र में प्रवाहित चली जा रही है। जिस प्रकार महाभारत में, उसमें महाभारत में बलराम जी की यात्रा जो सरस्वती को लेकर हो रही है, उस सरस्वती को हमने इतिहास संकलन के लोगों ने ही और बाकी देश के मुद्दन इतिहासकारों ने यात्रा करके 35 दिन हरिभाव आकर पद्मश्री ने और सारे बिगाड़ को खोज कर निकाला। ऐसे चीज़ों के माध्यम से जब हमारे पास सबूत इकट्ठा हो गए, वीर सावरकर की पुस्तक 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसका काउंटर किसी के पास नहीं है। माझा प्रभाष भट्ट जी का, उसका कोई काउंटर नहीं। उसके आधार पर रियल सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर इतिहास को ओपन किया गया और उसमें 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है अंग्रेजों के अगेंस्ट, यह सिद्ध हो गया। और हमने नहीं किया तो ये इरफान हबीब जो उसके बड़े पुरोधा हैं, वो टीवी पर आए 10 मई 2007 को और टीवी पर अगर उनका तो 6:57 पर टीवी 3 मिनट के लिए बंद कर दी गई 1857 के शो पर, वो जी न्यूज। और जब आए इरफान हबीब पहले आए और उन्होंने कहा कि 1857 सिपाही विद्रोह था, यह बकवास है, वास्तव में वो स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे प्रयास करके बहुत सारे चीज़ों को, सरस्वती पर, आर्यन पर, 1857 पर और भी बहुत सारे चीज़ों पर काम हुआ। ये शंकराचार्य की डेटिंग है। शंकराचार्य की डेटिंग 755 कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने काला मुख की बात की है, कपालिकों की बात की है, गोरक्ष की बात की है, बौद्ध की बात की है, जैन की बात की है। अब बुद्ध को तो भगवान, महावीर को भगवान कहा, उन्होंने बुद्ध को भगवान कहा, बहुत अवतार है। लेकिन उन्होंने न इस्लाम के विषय में बात किया, न ईसाई के विषय में बात की। अगर इस्लाम और इस्लाम तो 612 में हमारे वहाँ आ गया, 712 में पहला आक्रमण हो गया। अगर 755 में शंकराचार्य जी होते तो कम से कम सोमनाथ मंदिर के विषय में बात तो करते हैं। तो कैसे 1290 साल का एक क्रोनोलॉजी को पीछे हटाना, और चूंकि बाइबल में लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति 4002 वर्ष पहले ही हुई थी ईसा से, उस क्रोनोलॉजी को फिक्स करने के लिए भारत के क्रोनोलॉजी को डिस्टॉर्ट करना और 1200-1300 वर्ष को गड़बड़ करके और अपने को स्थापित करना। अभी जो कांची कामकोटी में जो लिस्ट बनी हुई है शंकराचार्य लोगों की, उनकी डेटिंग है कि 509 ईसा पूर्व में उनका जन्म था। अभी हम लोग वहाँ 3 दिन थे कालड़ी में, वहाँ भी वही सारी बातें। लेकिन बाहर के लोगों ने हमको झूठ मूठ के बहुत सारे चीज़ों को बता करके हमारे मस्तिष्क में उस बात को लाई, ताकि हम अपने महापुरुषों को, अपने जमीन को और अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को भूल जाएं। और भूल जाएंगे तो हम इंग्लिश को अपनाएंगे। उसके लिए काम और किया। और 1835 में उन्होंने 3E का सिद्धांत एस्टेब्लिश किया, इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। वो अभी तक चल रहा है। जो अंग्रेजी पढ़े, क्योंकि उनके पास जो नया सिलेबस बनाना था, नया कार्यक्रम बनाना था उनके पास, तो उनके पास तो भारतीय का ज्ञान था नहीं, तो उन्होंने बाहर से ही अंग्रेजी माध्यम के पुस्तक ही लाए। आज भी हमारे बच्चे टिंकी लिटिल स्टार पढ़ते हैं, चल रहा है मॉन्टेसरी पद्धति है ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से, जो चिल्ड्रेन रिसर्च यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और होगा कि उसको हम रिप्लेस कर सके। रैन गो अवे, यहाँ पानी की समस्या इतनी है, आदमी वही पढ़ा रहे हैं रैन गो अवे, पापा बेवकूफ है पढ़ा रहे हैं। तो उसको इस रैंपस को कैसे बदले, आज भी हम उसी में शिकार पड़े हुए। और उसके कारण उस समय के जो विद्वान मानने वाले लोग थे, उनको विद्वान उन्हीं को माना गया जो अंग्रेजी जानते, और इसलिए उनको पढ़ने पढ़ाने के ग्रंथ कहाँ से आएंगे, तो विदेश से आए। तो उन्होंने कहा कि वो कालिदास क्या है, तो वहाँ का अंग्रेजों से तुलना कर, कालिदास 2000 वर्ष पहले हुए है, तो हेलमेट लिखने वाला आदमी, हेमलेट लिखने वाला आदमी। इसलिए अब आवश्यकता हो गई कि उस प्रकार के जो डिस्टॉर्शन हुए हैं, उस डिस्टॉर्शन को कैसे हम समाप्त करें। उस डिस्टॉर्शन को समाप्त करने के लिए
उच्च शिक्षा में बहुत सारे काम हुए हैं, हो रहे हैं। 40 साल से इतिहास शोध काम कर रहा है, हमारी मिथिक सोसाइटी काम कर रही है, हमारा अनुसंधान मंडल काम कर रहा है, महाराष्ट्र शोध संस्थान काम कर रहा है, हमारी सोसाइटी सोसाइटी काम कर रही है। ऐसे 50 संस्था पूरे देश में, हिंदू मुक्ति काट हमारे काम कर रही हैं। ऐसे 50 संस्थाएं काम कर रही है। इतिहास संकलन सबका समन्वय भी करता है, सबसे बात भी करता है, और उसके आधार पर भारत के इतिहास को या भारतीय संस्कृति को या भारत के सामाजिक विज्ञान का चिंतन का केंद्र यूरोप से लेकर भारत में स्थापित करना, ये बड़ी चुनौती है। और उसके लिए मानसिक रूप से अध्यापकों को तैयार करना। विद्यार्थी तैयार हो जाएगा, मानसिक रूप से अध्यापक तैयार करना, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर पुराने हैं जो इतिहास के, वो तैयार नहीं है नए कर्म को पकड़ने के लिए। जो सिलेबस आया है उसको वो पकड़ने को तैयार नहीं है, और उनको लगता है कि अब हमको तो 2, 4, 5 साल 10 साल है निकाल लें। और प्रॉब्लम भी है, हमको 10 साल पहले एक प्राइमरी के टीचर है, बड़े अच्छे संभ्राम धोती कुर्ता पहन के, बड़े अच्छी मूछें, बड़े संभ्राम आए, हमसे कहे कि आपके जानने वाले BSc हैं, ये हमारा प्रमोशन कर दिए हैं जो। और मैं 29 साल से 29 ईयर से प्राइमरी पढ़ाया, मुझे 11 तक का पहाड़ा याद है और 100 तक का गिनती याद है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं। और जूनियर में ट्रांसफर कर देंगे तो वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें हैं। जो विद्यार्थियों ने मेरा सम्मान किया है, पैस हुआ है, वो विद्यार्थी कल हमारा अपमान करेंगे, इसलिए हमको रिटायर कर दें या हमको वहीं रहने दें। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, एक ईमानदार शिक्षक के नाते। तो शिक्षक के इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे तंत्र नहीं है। हमारे बंजारा है, बंजारा जो टीचर ट्रेनिंग के काम कर रही है, हमारे लड़के भी लगे हुए हैं बहुत सारे उसमें। लेकिन टीचर जो बहुत संगठन और बहुत देशभक्त नहीं है, वो नहीं चाहता है कि नया चीज़ कुछ पढ़े, नया चीज़ कुछ करे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नई शिक्षा नीति आ गई, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं। अब एक ही लड़का केमिस्ट्री पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, हिस्ट्री में 5 लड़के हैं, केमिस्ट्री में 10 लड़के हैं, उनके अलग अलग क्लास, अलग अलग टीचर लगाना, वो यूनिवर्सिटी के लिए या किसी कॉलेज के लिए एक बड़ी समस्या बन के खड़ी हो रही। तीसरा क्या है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का निर्माण तो हो रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण बहुत ही ठीक प्रकार से हो गया है, लेकिन उस पाठ्यक्रम के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले का जो हमारा इतिहास था, जो इतिहास का सब्जेक्ट था, वो दिल्ली सेंट्रिक था। हम पहले आक्रमणकारी को पढ़ाते थे, शकों को पढ़ाते थे, बाद में मुसलमानों को पढ़ाए, तो मोहम्मद गोरी आ गए, तो ऐबक आ गए, तो दुर्गमिश आ गए, तो उनकी बिटिया आ गई, फिर 4 लड़के उनको रुकनुद्दीन शाह आ गए, फिर बलबन आ गया, और फिर वो खिलजी आ गए, फिर लोधी आ गए, फिर बाबर आ गए, हुमायूं अकबर आ गए, शाहजहां आ गए। और वही पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े होकर के फिर चले आए वायसरायों को पढ़े। उसमें देश के जो महापुरुष थे, देश के जो जिनका कंट्रीब्यूशन था नेशनल बिल्डिंग में, उसमें किसी को नहीं पढ़ाया गया, केवल आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ाया गया। अभी 50 डायनेस्टी इस प्रकार की भारत में है जो 370 से लेकर 1540 वर्ष तक शासन की, लेकिन उसमें 5 लोगों को नहीं पढ़ाया। हम मॉडर्न हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, लेकिन मैंने कृष्णदेव राय को नहीं पढ़ा था। वो तेनालीराम के नाटक से कृष्णदेव राय का नाम सुना। कृष्णदेव राय का कितना कंट्रीब्यूशन है। अरबिया हम्पी स्टेट को के भग्नावशेष को आप देखेंगे तो गौरव से आपका सीना खुल जाएगा किस प्रकार राजा हमारा। 42-62 पिलर का एक मंदिर अभी वहाँ बचा हुआ है। प्रत्येक मंदिर के खंभे से अलग अलग स्वर सरगम निकलता है, 7 नहीं 62 सरगम निकलता है। इस प्रकार की शिल्पकारी हमारी थी, इस प्रकार के राजा हमारे। अब जब कोर्स में कृष्णदेव राय आएंगे तो कृष्णदेव राय को पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। उसके पुस्तक कहाँ से लाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि वो पुस्तकें पब्लिश हों। 125 पुस्तकें हमने अभी पब्लिश करने की तैयारी की है, 40 पब्लिश हो गई है और 125 सारे करेंगे। बख्तियार खिलजी गया और उनको नालंदा के पुस्तकालय को जला दिया, ये तो सबको पता है। लेकिन हमारा कहाँ गया, वो असम में गया। असम में वहाँ राजा पृथु थे जो अहोम राजा थे, और अहोम राजा ने जब उसको आते हुए देखा तो एक पुल था, उस पुल को तोड़ दिया।
और ईद को तैरना आता नहीं था, बरसात का मौसम था, तो ये लोग भाग करके 2000 सैनिकों के साथ बख्तियार खिलजी एक मंदिर में शरण लिया। और मंदिर में शंकर जी का मंदिर था। अब वहाँ के हिंदुओं ने कहा कि शंकर जी के मंदिर में मलेशियों का खून बहेगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए भागना ठीक है। लेकिन बांस के बड़े बड़े बाड़े 2 किलोमीटर के ऊंचे ऊंचे बांस के बाड़े बन गए और उसमें वो लोग गिर गए। और गिरने के बाद जब बरसात, जब खाना बंद हो गया, उनका घास नाग लगा दिया गया और रसद बंद हो गया, पानी बंद हो गया, एक दिन रात में निकल करके भागे। बरसात का मौसम था, 2000 में 1800 डूब के मर गए, 200 बचे हुए थे और 200 के वहाँ पर बंगा आसाम के वीरों ने मार डाला और बाद में बख्तियार खिलजी बीमार होकर के बांग्लादेश में जाकर मारा, उसका ये इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। राजा पृथु के पराक्रम, जब हम लोग गए खोज खाज किए तो वो पुल जो टूटा हुआ था, उसके बड़े बड़े पत्थर थे, वो एक मंदिर में लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ। फिर उसको शोध किया हम लोगों ने और उसके आधार पर भी बुक पब्लिश हुई। अगर राजा पृथु कोर्स में आते हैं तो हमारे लिए समस्या होगी कि हमारा पृथु कहाँ से पढ़े। इसलिए उसके लिए हर भाषाओं में, देश के हर भाषाओं में उसका रेफरेंस हमको जनरेट करना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं हैं, एक दो नहीं, हजारों घटनाएं हैं कि जहाँ हम विनर रहे। लाचित बड़ा फुकन ने अगर औरंगजेब को असम पार करना दिया होता तो आज साउथ ईस्ट के सारे बौद्ध देश इस्लामिक देश होते, लेकिन नहीं पार करने दिया। और एक आदमी ने नाव पर बैठ करके और नाव के सेनाओं के साथ पूरे 25 दिन तक संघर्ष किया और औरंगजेब की सेना को लौटना पड़ा और असम पर मुसलमानों का राज्य नहीं हो पाया। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे संत हैं। हम नरसिंहदास का अपने इतिहास में कोई जगह नहीं, हमारे पंजाबी गुरुओं का इतिहास में कोई जगह नहीं, मेहिदास का इतिहास में कोई जगह नहीं, तुलसीदास का इतिहास में कोई जगह नहीं, जगत गुरु शंकराचार्यों का इतिहास में कोई जगह नहीं, स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण का इतिहास में कोई जगह नहीं। तो क्या हम लोग केवल अत्याचारियों का इतिहास पढ़ने के लिए बने, केवल आक्रांताओं का इतिहास पढ़ने के लिए बने, केवल अत्याचारियों का इतिहास पढ़ने के लिए बने, बलात्कारियों का इतिहास पढ़ने के लिए बने, लुटेरों का इतिहास पढ़ने के लिए बने? इसीलिए आवश्यक था कि इतिहास में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। अब आमूल चूल परिवर्तन नाम नहीं बदल सकते, हम जगह नहीं बदल सकते, ट्विस्ट कर सकते। हम 1857 को का विद्रोह न कर करके महान विद्रोह कर सकते, क्रांति कर सकते। अब ऐसे क्रांतियों के नाम पर हम इतिहास में परिवर्तन कर रहे हैं। अब आवश्यकता है कि 12वीं की कक्षा है, 8वीं कक्षा है, 9वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा है, उनके जो पुस्तक होगी वो पुस्तक के थिकनेस तो उतनी होगी। हम 12वीं के, 10वीं के, 8वीं के बच्चों को मोटा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए जब 11वीं की पुस्तक हम पढ़ा रहे थे तो शिवाजी महाराज एक लाइन में थे 11वीं इतिहास की पुस्तक में, और शिवाजी को कारागार में डाल दिया गया। इतना पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान नहीं था, महाराणा प्रताप को 4 महीने पढ़ाया जाता था, नरसिंह मेहता का कोई नाम नहीं था, राजा कृष्णदेव राय का कोई नाम नहीं था, ओम राजाओं का कोई नाम नहीं था। अगर ये लोग उसमें जाएंगे तो उस पन्ने को कब्जा करेंगे जिस पन्ने में 18 पन्नों में पढ़ाया जा रहा था गलत बात है। ऐसी स्थिति में अब एक छोटी घटना लीजिए, अब इतिहास में पढ़ाया गया और हम लोग पढ़े, उसमें किसी ने रेफरेंस नहीं मांगा कि अकबर हुमायूं बीमार पड़ गया तो अकबर से अल्लाह से बात हुई कि हुमायूं बीमार हो गया है और राम जन्मभूमि मंदिर तुम तोड़वा रहे हो, अगर तोड़वाते रह गए तो हो सकता है कि ये मर जाए। 2.5 साल राज किया था, कौन से टेलीग्राफी लगी हुई थी, और वो इतिहास पढ़ाया जाता है। इसके लिए कोई सबूत नहीं मांगा, किस सबूत के आधार पर अकबर कह रहा था और किसने सुना, लेकिन पढ़े। वास्को डी गामा आया और भारत की खोज कर दिया, जिससे भारत गायब हो गया। हम पढ़े, ऐसे अपमानित इतिहास हम पढ़े, उस इतिहास को हम सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कंट्रीब्यूशन को सामने लाने की बात कर रहे हैं, तो हाय तो मचा हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ है, रेफरेंसेस के साथ है और नियम कानून के साथ है। 50 कार्यकर्ता लगे हुए हैं, एनसीईआरटी में पुस्तक बनी। तो मैं कहूँगा फिर प्रदीप शिवाजी महाराज आएंगे, जब महाराणा प्रताप आएंगे, जब रामकृष्ण परमहंस आएंगे, जब नरसिंह मेहता आएंगे, तो मुगल का पन्ना सिमटेगा। रजिया सुल्ताना घोड़े पर चढ़ती थी
तो पीछे से हाथ कौन लगाता चढ़ाने के लिए? यह इतिहास का अंग नहीं, इतिहास का लेसन हमको नहीं मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। उसे इतना ही मिलने वाला है कि जहाँ इस्लाम में महिलाओं को जीव नहीं माना गया, वहाँ भारत में आने पर इस्लाम का प्रभाव इतना पड़ा कि एक लड़की राजा बन गई। तो इस्लाम पर भारत का प्रभाव यह इतने ही ट्विस्ट करना है, इतने ही पड़ा, इतने से सारे सेगमेंट बदल जाएंगे। और इसके लिए हमको स्किल्ड होने की जरूरत है। तो वो संकुचित होगा और कुछ फैला होगा। तो शिवाजी महाराज आएंगे, संभाजी महाराज आएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन आएगा, उनका राष्ट्रप्रधान आएंगे, महाराणा प्रताप के कंट्रीब्यूशन आएगा, पृथ्वीराज चौहान के 17 युद्धों का वर्णन आएगा। 17 युद्धों का नहीं तो 2 को बढ़ाना ही चाहिए। 11 से में नहीं बढ़ाते हैं, उसमें हार गया। दस्ताने फरिश्ता साफ साफ लिख रहा है उसको। तो इन सारे सबूतों के आधार विलियम डाउसन ने साफ साफ लिखा है। इस सारे चीज़ों को रेफरेंसेस के आधार पर और प्राइमरी सोर्सेस के आधार पर इतिहास को एस्टेब्लिश करना और उसके आधार पर टेक्स्ट बुकों का निर्माण करना जिसमें भारत दिखाई दे, जिसके चिंतन का केंद्र भारत हो, जो औतक यूरोप है, यूरोप से उससे गुरुत्व को खींच करके भारत में स्थापित करना, ताकि इतिहास की जो ड्यूटी है, इतिहास की ड्यूटी है स्वाभिमान को बढ़ाना, इतिहास की ड्यूटी है भविष्य को ठीक करना, इतिहास की ड्यूटी है अपने पिछले पैर को स्थिर करना, अगले पैर को बढ़ाना। इतिहास हमको स्वाभिमान शून्यता से हमको उत्साह कर ले जाता है। ऐसे इतिहास के लिए हमें उस प्रकार का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में लोगों ने किया है। फेलोशिप के माध्यम से भी बहुत सारे काम हो गए हैं, इग्नू के माध्यम से और देश भर में सारे स्टेट में भी ये सारे चीज हो रहे हैं। भारत के इतिहास में जैसे नई शिक्षा नीति ने कहा कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में होती है, मातृभाषा में नहीं होने के कारण वो समस्या खड़ी हो रही है। अंग्रेजी को जैसे फ्रेंच पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, चाइनीज पढ़ते हैं, जापानीज पढ़ते हैं, एक स्किल के रूप में पढ़ते हैं, तो क्यों अंग्रेजी को स्किल के रूप में न पढ़े? अंग्रेजी को भाषा के रूप में क्यों पढ़ें? हम गुजराती को भाषा के रूप में पढ़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ेंगे और आवश्यकता पड़ेगी संस्कृत को भाषा के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी को हमेशा स्किल के रूप में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी की इतनी क्षमता नहीं है जो भारत को व्यक्त कर सके, उसकी वैक्यूलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वह भारत को व्यक्त कर सके। इसीलिए वो कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है, कहीं कोई साइलेंट होता है, कहीं कोई साइलेंट होता है, और इसीलिए भ्रम में पड़े रहते हैं। जो छोटा बालक को गुरु जी ने पढ़ाया प्यूटी पट और प्यूटी बट, प्यूटी पुट और प्यूटी बट, बालक परेशान हो गया, क्या करूँ, क्यों ऐसा हो गया, ये कौन सा साइंस है? लेकिन भारत में पढ़ाया जाता है। दश कुमार चरित्र जब पढ़ेंगे आप तो देखेंगे उसमें एक राजा का ऊपर का ओट कट जाता है, तीर लग जाता है, और उसके बाद उस राजकुमार का संवाद चलता है, लेकिन पूरे संवाद में वो पबर का एक शब्द नहीं बोलता। यदि प बोलना होगा तो दोनों ओठों की आवश्यकता है। इतनी गहरी विद्वता हमारे देश की थी। और कहाँ से निकलता है, चो कहाँ से निकलता है, टो कहाँ से निकलता है, प कहाँ से निकलता है, मध्यमानिया कहाँ से निकलता है, विषय कहाँ से निकलता है, ये वैज्ञानिक भाषा भारत की है। ऐसी वैज्ञानिक भाषा को छोड़ करके हम मलेच्छों की भाषा के आधार पर अपने को स्ट्रांग और विद्वान मानने का जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को तोड़ने की आवश्यकता है। अंग्रेजी जानना, फ्रेंच जानना, जर्मन जानना, अरबिक जानना, ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो बच्चों को स्किल के रूप में सिखाया। मातृभाषा का विरोध माताएं ही कर रही है। ये जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो कहती बेटा नोजी, नोजी बताओ, नोजी करो। गुजराती में नाम को कुछ कहा जाता है, आप कन्नड़ को बताइए, कुछ मलयालम बताइए, बंगला बताइए। कि नोजी, नोजी में वो नोजी से जीजा, जीजा जीजू, जुजू जुजू हो गया, पापा 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 हो गया। ये जो हम लोगों के द्वारा अपराध हो रहा है, मैं पूछता नहीं किसी से, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने मन से सोचिए कि अगर आप गुजराती में हस्ताक्षर नहीं करते तो आपके ऊपर कॉलोनियल माइंड है कि नहीं, आप गुलाम है कि नहीं। इसलिए अपने भाषा में हस्ताक्षर नहीं करने के ऊपर आप माने ना माने, आपको महसूस हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर आज भी कॉलोनियल माइंड और गुलामी असर कर रही है। वहां से हमको शुरू करना पड़ेगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी का विश्वविद्यालय है, इसीलिए स्किल डेवलप करने का टीचिंग स्किल। हम लोग बीएड में पढ़ते थे तो माइक्रो टीचिंग पढ़ाई जाती,
और उसमें टीचिंग स्किल सिखाया जाता था। 14 प्रकार के स्किल हैं, और स्किल तो अंग्रेजी भाषा है, उसको हम लोग कौशल कहते हैं, कौशल, टीचिंग कौशल। उसमें प्रश्नीकरण कौशल है, कथाकथन कौशल है, उद्दीपन कौशल है। इन कौशलों के माध्यम से हम बच्चों के साइकोलॉजी को रीड करते हैं। हमारे उपनिषद शिक्षा पद्धति में हमेशा ही कहा गया कि जब शिष्य गुरु के यहाँ जाता है तो गुरु उसको गर्भ में धारण करता है, और इसीलिए उसको द्विज कहा गया, क्योंकि गुरु उसके अंदर के जो पूर्व जन्म के और पारिवारिक संस्कार हैं, उसके अंदर जो बुराइयां उसको अशोध करता है। जब खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और उसके पूर्व ज्ञान का नॉलेज हमको हो जाएगा, तभी हम नया चीज उसको दे सकते हैं। वो पूर्व ज्ञान नहीं जानता तो उसको नया चीज हम नहीं दे सकते, वो अधिग्रहण नहीं कर पाएगा, फिर वो उड़ता रहेगा। फिर एक कहानी कहने का मन कर रहा है, और वो है कि एक होता है भौरा, गुजराती भौरे कहते हैं, ब्रह्म, और उसका एक भाई होता है, वो गोबर में रहता है, सगा भाई। दोनों प्रोटोजोआ हैं, दोनों को 3 पैर है, दोनों काले होते हैं, दोनों साइज रहती है। एक गोबर में रहता है, एक फूल में रहता है। फूल वाले ने गोबर वाले से कहा कि तुम हमारे सगे भाई हो, एक ही बिरादरी है, गोत्र भी है, इधर जाति पात का बड़ा बहुत बड़ा चल रहा, तो हम दोनों मिलकर के कुछ करें। तो कहा मैं जहाँ हुआ ठीक। तो कहा इसको समझाने से ठीक नहीं पता चलेगा, इसको लेकर चलते हैं। तो उसको गोबर वाले ब्रह्म को ये फूल वाला भंवरा अपने साथ ले गया, और पूरे देश घुमाया, गुलाब पर, गेंदा पर, जूही पर, चमेली पर, नरगिस पर, शेफाली पर, सब जगह ले गया। शाम को कहा बताओ कैसा लगा, तो हमको कोई अंतर नहीं कहा। तो उसने देखा तो अपने मुंह में एक गंदगी का ढेला लेकर गया। तो गुरु का काम है कि गंदगी के ढेला पहले निकाल ले। अगर गंदगी के ढेला लेकर के विद्यार्थी आता है तो वह इस इन्वायरमेंट का कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए उपनिषद शिक्षक उसके सारे बुराइयों को निकाल लेता है और उसको खाली करके उसके अंदर संप्रेषण करता है और शक्तिपात करता है। यह गुरु शिक्षा पद्धति जो लागू होती है वो तब होगी कि जब क्लास में जाए, और क्लास में जाते ही विद्यार्थी हमको चाहा चिड़िया जैसे देख लगे, विश्वासी का गुरु कुछ आने वाला, कुछ नया मिलने वाला है। और नया तब मिलेगा जब हमारे आचार्य तपस्या, और तपस्या करेगा तभी वो देव है। आचार्य देव हो तभी होगा जब वो तपस्या करे, और उस तपस्या का एक एक गुण अपने शिष्य को देगा। हमारे आचार्य अब तो ठीक ठाक है, लेकिन पहले उनके बुढ़ापा बहुत खराब चलता था, इसलिए वो जीवन भर जितना पुण्य कमाते हैं वो बच्चे ले लेते हैं। बच्चे जो पैर छूते हैं तो सबसे बड़ा रिसीवर हाथ होता है और सबसे बड़ा रिसीवर पैर होता है। इसलिए संपूर्ण अहंकार की समाप्ति होता है प्रणाम। ऐसे प्रणाम करने की प्रवृत्ति हमारे आचार्यों के प्रति है। ऐसे आधार पर हम शिक्षण पद्धति को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इस प्रकार जो नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है वह लोक भाषाओं में, मातृभाषा में उसका बढ़ावा कैसे मिलेगा। वैचारिक परिवर्तन में 30-40 साल लगते हैं, वो 10 दिन में नहीं होंगे। उदाहरण बताता हूँ, तो 1835 में अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति लागू की, जब उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, इतने पावरफुल थे, और देश के बड़े बड़े लोग, राजा राम मोहन राय से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने, और लोकमान्य तिलक जैसे लोग उनके जाल में फंस गए। लोकमान्य तिलक ने लिख दिया कि आरे बाहर से आए, ऐसे भ्रम में लोग पड़ गए, लेकिन देश का मानस उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि गलत था। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सत्य के आधार पर कह रहे हैं, इसीलिए फिर भी वो पुराने गोबरौरे के गोबर निकाल करके उसका मुंह साफ करके और नया डालने में 30-40 साल लगता है। इसलिए धैर्यपूर्वक आचार्य की तपस्या की आवश्यकता है। अब आचार्य तपस्या करेगा तो उसका सम्मान मिलेगा। विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम काली माता को नहीं मानते हो तो मेरे पास बातें करो। विवेकानंद ने कहा कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, तुम मर जाओ। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा का विस्तार कैसे हो सकता है? इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। गीता में लिखा है कि तप यज्ञ दान ज्ञान पवित्राणि पुष्णा। यज्ञ, दान, तप और कर्म ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यह आदमी को पवित्र बनाता है, और नहीं पवित्र नहीं, न ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते
और आगे किताब लिखते हैं कि श्रद्धावान विज्ञानम, जब तक विद्यार्थियों की श्रद्धा माता पिता आचार्य के चरणों के प्रति नहीं होगी तब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने आचरण से स्वयं आचरण शिक्षण कर्तव्यासा मानवा, ये सारे 14 स्कीमों के बाद और सारे परिवर्तन कोर्स परिवर्तन के बाद इस पर चर्चा आप लोग करेंगे, लेकिन वो आवश्यकता है, वो आवश्यक शर्त है कि श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के सुधार के लिए श्री गुरुचरणों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने सारे चीजों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ हम नतमस्तक होंगे तो निश्चित रूप से हम में वो पात्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता पात्रा धर्मोपनोति धनाकर्मत सुखम, सुख की प्राप्ति मतलब प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है और उसके लिए विनय, शीलता, ज्ञान ये जरूरी है और उसके ज्ञान के स्रोत आप हैं और उस ज्ञान का ये मंदिर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन लोगों ने श्री यूनिवर्सिटी का परिकल्पना की थी और भाग्य से हमारे साथ हमारे कुलगुरु उस विषय के तज्ञ आ गए हैं और निश्चित रूप से चाइल्ड साइकोलॉजी पर बड़ा काम हो रहा होगा और निश्चित रूप से यह एक देश का और विश्व का मॉडल बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। मैंने पहले बताया कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं प्रचारक हूँ, जो सुनता हूँ वो कहीं आकर कह देता हूँ, आज जो सुनूंगा उसको कहीं और जाकर कहूँगा। इसलिए आपने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।